हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। नाउ आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। किस चीज़ का है भाई? दोबारा से हम लोग डिस्कस करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, मज़े करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आज दोबारा से हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है केमिस्ट्री और ये लेक्चर 5 है। और आज के दिन फिर से हम टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यानी ऐसे नाम का, केवल टाइटल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, ये सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है भाई? इसलिए होने वाला है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड का मतलब पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो फटाक से ज्वाइन हो जाओ और जल्दी से ये जो हमारा लाइव है, जो भी हमारा वीडियो है, इसको लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। जल्दी जुड़ जाओ, सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ो। फिर उसके बाद आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो को इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नाउ चलो भाई, जल्दी से अपना आगे बढ़ते हैं। अपने क्या है हमारा आगे भाई? आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में। मोबाइल एप्लीकेशन, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? पांडे जी टेक्निकल, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है। यहाँ पे हम लोग आपका प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, लेकिन आपको टेस्ट देने होंगे, ठीक है। तो वहाँ इस एप्लीकेशन में आपको फ्री टेस्ट और पेड टेस्ट दोनों हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जाइए दीजिए और वहाँ पे जाके अपनी रैंक अपनी कम से कम देखिए कि आप कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन में स्टैंड आउट कर रहे हो। तो होपफुली आपको ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जाइए डाउनलोड करिए और कुछ सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। फिर इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, जो भी बच्चे होंगे सबके लिए, ठीक है। तो जल्दी से भाई फटाक से पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, ठीक है। बताओ भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या कितनी है बताओ इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है 17। रुको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आई गेस इतना सही रहेगा, ठीक है। दिख रहा है? विजुअल है सभी को? जल्दी से बताओ भाई, दिख रहा है ना? तो स्टार्ट करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्तों की संख्या है। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 16। तो बताओ भाई इन चार ऑप्शन में से क्या होगा ABCD में से। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ये हो जा रहा है हमारा, और बहुत बच्चे करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं। बताओ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7, सॉरी, ऑप्शन ए 7। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी भाई? 7 थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा तो आप 7 टिक करके आओगे। मेंडलीव तो आप समझ ही रहे होंगे कौन थे, हमारे रशियन साइंटिस्ट है दमित्र मेंडलीव। कौन थे? दमित्र मेंडलीव। इन्होंने अपना जो एक पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी दी थी, वो किस चीज़ के बेसिस पे था? उसके अंदर हम लोग परमाणु द्रव्यमान के आधारित था उनका, जो भी उन्होंने क्लासीफाई किया था। जैसे जो भी अपना उन्होंने आवर्त सारणी बनाया था, उसके अंदर जो भी एलिमेंट रखे हुए थे उन्होंने, वो एलिमेंट सारे किस आधार पर उन्होंने रखा हुआ था? परमाणु द्रव्यमान के। तो ये भी क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे से कर ही लोगे। और ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नहीं जो मैं बता रहा हूँ कि किस आधारित पे वो लोग रखे गए थे। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है भाई? आगे का क्वेश्चन है, हैलोजन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? वह है, बताओ कि जो हमारा हैलोजन है वो आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह क्या है? पहला है, तीसरा है, पांचवा है, सातवां है? बताओ। जो हमारा हैलोजन है एलिमेंट, वो आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है, जिस ग्रुप में रखा गया है, वो कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप है कि तीसरा ग्रुप है कि पांचवा ग्रुप है कि सातवां ग्रुप है? जल्दी बताओ भाई। ABCD में से चारों ऑप्शन में से क्या आपका आंसर होगा? जल्दी बताओ। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है और रिपीटेड क्वेश्चन है। जल्दी बताओ कि हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखते हैं वह कौन सा है? तो इसका आंसर है सातवां। जो हमारा हैलोजन होता है ना, जो हमारा हैलोजन नाम का जो एलिमेंट है, वो आवर्त सारणी के 7वें समूह में रखा जाता है, ठीक है। आवर्त और समूह, आप सब लोग ये सब तो जानते ही होगे यार, आप पूरा पढ़े ही होगे अपना पीरियोडिक टेबल जो भी है चैप्टर केमिस्ट्री का। तो इसका आंसर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सातवां।
तो हैलोजन के आवर्त सारणी के 7वें समूह में रखा जाता है। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके परमाणु आकार पर, परमाणु क्रमांक पर, वैद्युत ऋणात्मकता पर, परमाणु भार पर। इन चारों में से बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हो कि आवर्त सारणी हम लोग आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। आप जल्दी बताओ। ABCD में से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कस किया था इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमारा जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस चीज़ पे आधारित है? परमाणु आकार पर है कि परमाणु क्रमांक पे है कि वैद्युत ऋणात्मकता पर है कि परमाणु भार में है? ABCD में से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। ऐसे यार आप लोग वीडियो देख कैसे लेते हो? आप पहली बात तो लाइक करो और उसके बाद लाइव चैट में बने रहा करो। जब आप लाइव चैट में बने रहोगे ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है आपका जो भी लेक्चर लेने में, ठीक है। कई बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक पर। तो एक करेक्ट आंसर क्या है हमारा? परमाणु क्रमांक पर। तो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस चीज़ पर आधारित रहता है? परमाणु क्रमांक पर। तो बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चे बी कमेंट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक पर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा यूरेनियम होता है, यूरेनियम सदस्य है, यूरेनियम सदस्य है, क्या ऑप्शंस है? एक्टिनाइड श्रेणी का, संक्रमण श्रेणी का, आवर्त श्रेणी का और 7वें आवर्त का। बताओ, 6वें आवर्त का। ये VI से क्या हो जाएगा हमारा? 6वां, ठीक है। VI मतलब 6। तो बताओ क्या आंसर होगा? ऑप्शन में आपको बता दिया कि यूरेनियम किस चीज़ का सदस्य। ऑप्शन है एक्टिनाइड श्रेणी का, संक्रमण श्रेणी का, आवर्त श्रेणी का और 6वें श्रेणी का। जल्दी बताओ भाई। आप लोग लाइव चैट क्यों नहीं कर रहे हो? आप चैट तो करो यार। चैट क्यों नहीं कर रहे हो? आपको चैट करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी बताओ आंसर क्या है हमारा। तो इसका आंसर है भाई, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्टिनाइड, ठीक है। ये यूरेनियम किस चीज़ का सदस्य है? किस श्रेणी का सदस्य है? एक्टिनाइड श्रेणी का हमारा ये सदस्य है यूरेनियम। ये ना कि संक्रमण श्रेणी का नहीं है, आवर्त श्रेणी का भी नहीं है और 6वें श्रेणी का भी नहीं, आवर्त का भी नहीं है। ये हमारा किस श्रेणी का है? ये हमारा एक्टिनाइड श्रेणी का है। तो हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन है हमारा क्या है भाई? ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो इस बार चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका ये आ जाए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या है कि आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में, आधुनिक मतलब मॉडर्न, हमारा जो यहाँ पे आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी, यानी ग्रुप्स की संख्या कितनी? ऑप्शन है 9, 7, 18, 16। 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। अब आप बताओ, आपका यहाँ पे असली टेस्ट आता है कि आप आंसर देते हो कि नहीं देते हो, आपकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। आप फटाक से लाइव चैट में जल्दी से कमेंट डाउन करो अपना जो भी आंसर है इसका, कि मॉडर्न हमारा जो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें समूहों की संख्या है कितनी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यार अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आपको यही नहीं पता है कि उसके अंदर समूहों की संख्या कितनी है, श्रेणियों की संख्या कितनी है, तो मतलब क्या है। तो जल्दी बताओ। अगर जिसको नहीं आता उसका आज यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, वो जान जाएगा, और जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आंसर आप बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 18। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है भाई? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। किस चीज़ के लिए? कि आधुनिक दीर्घाकार जो हमारा आवर्त सारणी होता है, इसमें समूहों की संख्या कितनी होती है? समूहों की संख्या होती है 18। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे टिक कर क्या हो गया? 18, कि आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या भैया कितनी होती है? 18 होती है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। और इन सब में वही है कि आपको एक बार के लिए मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या न्यूमेरिक लगाओगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, बताओ। ये आप ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपको
अच्छे से एक बार मेमोराइज करना ही पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है हमारा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की घन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। इन चारों में से बताओ क्या आंसर सही होगा? बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप जल्दी बताओ कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या होता है, ये हो गया बाएं, ये हो गया दाएं। तो हम लोग अगर बाएं से जा रहे हैं दाएं, तो इसमें तत्वों का क्या होगा? उनकी घन विद्युतीय प्रकृति बढ़ेगी कि धात्विकता बढ़ जाती है, कि आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, कि तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है? चारों में से बताओ क्या आंसर करेक्ट होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अगर पढ़ रखा होगा तो उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताने में उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ भाई, आप लोग लाइव चैट में बता दो। जो हमारा चरित्र होता है, ठीक है, जो हमारा चरित्र होता है पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जाओगे जब आप, तो वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन, जो पहला ही टॉपिक है यही सब है कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, मेटल कितने के कितने बीच में रहेंगे, मेटलॉइड किसने किसने बीच में रहेंगे। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से लेके जी कप से। अगर आपको ये सब नहीं आता तो अब यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे। तो इसका आंसर जल्दी बताओ भाई, ABCD में से क्या है? तो इसका आंसर होता है कि तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है, ठीक है। तो जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, तो हमारा क्या होता है कि तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घट जाती है। क्षारीय मतलब क्या होता है बताओ? बेसिक, बेस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि तत्वों के क्या हो जाएगा? तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाएं से दाएं जाने पे यही होता है। अगर यही पूछ लिया कि दाएं से बाएं जा रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो क्या होगा कि तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो ये सब एक क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बन सकता है, आपका तैयार हो सकता है। बस आपको करना क्या है, अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है और जो भी करना है अपने दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर का नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड यानी सेकंड ए के तत्व होते हैं। बताओ, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके वर्ग में जो वर्ग नंबर जो सेकंड ए है यानी सेकंड ए है, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? प्रबल धात्विक कि प्रबल अधात्विक कि चतुः संयोजक कि अपचायक? इन चारों में से बताओ क्या आंसर होगा। कि जो हमारा आवर्त सारणी में वर्ग दूसरा ए होता है, 2A के तत्व होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं? जल्दी बताओ, काफ़ी इजी हो जाता है। इजी तो नहीं बोल सकता, थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि बच्चों को इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी बताओ कि आवर्त सारणी में अगर हम वर्ग सेकंड ए के तत्व क्या बोलेंगे उनको, कि वो प्रबल धात्विक होते हैं कि प्रबल अधात्विक होते हैं कि चतुः संयोजक होते हैं कि अपचायक होते हैं? इन चारों में से बताओ भाई। बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर तो आ रहा है, लेकिन बहुत बच्चे अपना क्या है ऐसे मुंह बंद करके, उनका आँख तो है, नाक भी है, लेकिन मुंह नहीं है। मुंह है तो हाथ नहीं है, ठीक है, वो टाइप नहीं कर रहे हैं भाई। अब टाइप तो करो, आंसर क्या है कि आवर्त सारणी, गलत सही जो भी होगा वो बात की बात है, बट आप बताओ तो इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है प्रबल धात्विक। क्या होगा? प्रबल धात्विक। आवर्त सारणी के वर्ग सेकंड ए के जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रबल धात्विक होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जी कप में, जो कि बहुत मोस्ट प्रोबेबली आ भी जाए, तो आप टिक करके आइएगा बिना सोचे समझे। आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड ए के तत्व प्रबल धात्विक होते हैं। तो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व किस ब्लॉक का होगा? बताओ भाई, बता दो अब कि परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व किस ब्लॉक का होगा। अभी हम लोग समूह पढ़ रहे हैं, श्रेणी पढ़ रहे हैं, ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो ये सब बताओ भाई
हमारा परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का तत्व होगा कि एस ब्लॉक का कि एफ ब्लॉक का कि पी ब्लॉक का? बताओ। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी बताओ। कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका 21 है। अच्छा बताओ 21 नंबर कौन सा परमाणु, कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा तत्व होगा जिसका एटॉमिक नंबर 21 होगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो कि 21 किसका होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा ही काउंट करते हुए 21 तक जाओ, ठीक है, और बताओ कि 21 किसका होगा। जल्दी बताना भाई। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांक 21 वाला तो एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, वो होगा हमारा डी ब्लॉक का। वो किस ब्लॉक का होगा? वो डी ब्लॉक का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डी ब्लॉक का तत्व ही होगा जो हमारा 21 वाला परमाणु क्रमांक वाला तत्व होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है वह होगा एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस, एक क्षारीय धातु, इनमें से कोई नहीं। तो 4 है, बताओ। 4 ऑप्शन है, आप जल्दी बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जा रहा है 2, 8 और 7, ठीक है। 287 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 17 हो गए। तो जो हमारा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 17 है, वो क्या होगा? एक हैलोजन होगा कि एक अक्रिय गैस होगा कि एक क्षारीय धातु होगा कि इनमें से कुछ नहीं? तो मैं आपको बता दूं जो 17वां होता है हमारा, वो क्या होता है? एक हैलोजन होता है। क्या होता है? एक हैलोजन होता है। तो हैलोजन कहाँ पे? ऑप्शन ए है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट ऑप्शन है, हैलोजन। तो जो हमारा ये तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वो एक हैलोजन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि इतना सिंपल जो है भाई, इतना सिंपल जो है तो आपको क्लियर तो हो ही जाना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार लाइक कर दो और लाइव चैट में अपना नाम लिख दो, क्योंकि बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ एटीट्यूड और ऐसे फलाना ढिमकाना नाम रखे हुए। भाई रियल नाम से आओ, रियल नाम अपना रखो। क्या है ऐसा? आप एस्पिरेंट्स हो, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो, ऐसा क्या इधर उधर का नाम रख रहे हो? अपना प्योर ओरिजिनल नाम रखो। आपके माता पिता इतना अच्छा नाम रखे होंगे आपका। चलो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर पांडे जी टेक्निकल ऐप के बारे में हम आपको बता दें कि ये हमारा पेड नहीं, फ्री एप्लीकेशन है। आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड करो और डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग दो, रिव्यू ड्रॉप करो। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे तो हम लोग प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंक देख सकते हो। मजे की बात ये है कि सारे टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और पेड टेस्ट भी हैं। तो आप जाके मेक श्योर जाओ, वहाँ पे देखो, डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो। और उसी के साथ साथ वहाँ पे लाइव क्लासेस भी हैं, फ्री क्लासेस में, जो कि आपके यूट्यूब पे नहीं है बट वहाँ पे अवेलेबल है। पेड क्लासेस भी हैं, टेस्ट तो हैं ही, और पीडीएफ नोट्स जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसके पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस रीज़न से भी वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे ये पांडे जी एप्लीकेशन ऐप। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ो यार, इतने कम बच्चे क्यों हों। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और हाईलाइट यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ। क्या एडिट करना चाहता हूँ? यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ, सॉरी। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ पे टॉप लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? हम लिखना चाहते हैं टॉप, TOP। जहाँ से जो हमारा टेस्ट हो रहा है, सॉरी जो बोल रहे हैं, हम बोल सकते हैं जो हमारा सेशन हो रहा है, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप टॉप सरकारी कॉलेज के लिए आ सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, इस बोल सकते हो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है भाई फिर से हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही रिलेटेड। जल्दी से देख लो कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। बताओ। एक धातु होगा, एक अधातु होगा, एक अक्रिय गैस होगा, इनमें से कोई नहीं। 4 में से बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। बताओ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है और 3s2 है।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तो आप जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ये चीज़ अगर देख सकते हो तो इसको काउंट कर लो। ये सब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 + 6 + 2 यानी टोटल कितने हो गए? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई कितने हो गए। तो टोटल हो गए हमारे 12। कितने हो गए? 12। अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमारे? 6 2 8 2 10 2 12 हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो इतनी 12वां एटॉमिक नंबर वाला जो हमारा एलिमेंट होगा, तत्व होगा, वो क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताओ भाई, आगे बताओ, जल्दी बताओ। तो हमारा ये 12वां वाला क्या हो जाएगा? एक धातु होगा। क्यों होगा धातु? क्यों होगा धातु? बताओ। क्योंकि हमारा क्या होता है, ये जो 12वां नंबर वाला एलिमेंट है वो एक धातु है। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों होगा हमारा धातु, क्योंकि 12वें नंबर पे हमारा धातु आता है। वो धातु क्या होता है आप कमेंट करके बताओ। सोडियम होता है कि मैग्नीशियम? इन दोनों में से बता दो क्या होता है। काफ़ी सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम क्या होता है? एक धातु होती है ना। आगे बढ़ते हैं। सोडियम का क्या होता है? 11 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग के नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण क्या है? बताओ। जब कभी भी हम आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक है, जब हमारा पीरियोडिक टेबल में जब हम उसके अंदर वर्गों हैं, वर्ग के नीचे जाते हैं तो हमारे आयनन विभव में कमी का कारण क्या होता है? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है नाभिकीय आवेश का घटना, विद्युत ऋणात्मकता का घटना, परमाणु आकार का बढ़ना। इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से बताओ क्या होगा। चारों ऑप्शन में से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव उसमें कमी हो जाती है। हमारे आयनन विभव में कमी हो जाती है तो उसका कारण है तो है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। चारों ऑप्शन आपके पास हैं तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बता दूं कि ना बताऊं भाई? जल्दी बताओ कि आप बता रहे हो तो बहुत बच्चे तो बता भी रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि परमाणुवीय आकार का बढ़ना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारा परमाणुवीय आकार का बढ़ना ही क्या कारण होता है कि आवर्त सारणी में जब हम वर्ग के नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी आ जाती है। तो ये सब समझाने अगर बैठा जाए तो यार जाने दे, यहाँ पे क्या ही समझाया जाए। वही है ना कि यहाँ पे अगर समझाने बैठ जाएंगे तो आपका कब बीत जाएगा टाइम, आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो अगर पूरा डिटेलिंग में समझना है तो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है सारा लेक्चर, जो हमारा फ्री लेक्चर्स हैं, तो वो जाके देख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परमाणुवीय आकार का बढ़ना ही क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, वो बढ़ने लगता है। इसी वजह से हमारे आयनन विभव में कमी आ जाती है। तो जब भाई रेडियस बढ़ता जाएगा तो उस वजह से हमारा आयनन विभव में कमी आएगी भाई। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी के साथ इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है? बताओ कि कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है? Na मतलब क्या होता है भाई? Na मतलब होता है सोडियम। अब बताओ फुल फॉर्म। Mg मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। Mg मतलब क्या होता है? अगर केमिकल सिंबल है इसका Mg, तो Mg कौन सा एलिमेंट होता है? Mg होता है मैग्नीशियम। Al क्या होगा? Al होगा हमारा एल्यूमिनियम। Fe क्या होगा? फेरस यानी आयरन होगा। तो चारों में से बताओ कि कौन सा धातु ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन स्टेट रखता है, यानी कौन सा ज़्यादा अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखता है? बताओ, इन चारों में से बताओ क्या आंसर से होगा। तो इनमें से हमारा जो आयरन होता है, ऑप्शन डी जो है आयरन, जो आयरन होता है ये ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। इन चारों में जो हमारा आयरन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या रखता है? ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। तो हमारा ऑप्शन डी आयरन यानी Fe विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था भाई, और बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग
अच्छे से करेक्ट आंसर दे रहे हो। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि आप लोग की तैयारी नंबर 1 की चल रही है, ठीक है। नंबर 1 उसका मेन रीज़न तो आपका मेहनत ही है, पहला बात है, मेहनत आपका पहला बात है। और दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान होने वाला होगा अगर जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किसने किया था? बायल, मोज़ले, चार्ल्स, मेंडलीफ। बताओ, इन चारों में से आंसर बताओ कि कौन आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया था। एक प्रकार से बोल सकते हो कि किसने पहले किया था, किसने पहले किया था कि तत्वों का पीरियोडिक वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था सबसे पहले। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 ऑप्शन चारों साइंटिस्ट के नाम के हैं, बायल, मोज़ले, चार्ल्स, मेंडलीफ। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बताओ, तो बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है मेंडलीफ। तो जो हमारे मेंडलीफ साहब थे, दमित्र मेंडलीफ, इन्होंने ही हमारा सबसे पहले एक प्रकार से बोल सकते हो या तो बोल सकते हो इन्होंने ही वर्गीकरण किया था, आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने ही किया था। किसने किया था? मेंडलीफ। तो हमारा मेंडलीफ है ऑप्शन डी पे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग टिक कर क्या जाओगे, मार क्या जाओगे, क्या? ऑप्शन डी, सॉरी इसको इधर कर देते हैं, ऑप्शन डी मेंडलीफ। क्या? ऑप्शन डी मेंडलीफ ठोक के आ जाना अगर पूछ लेता है कि आवर्तिक वर्गीकरण किसने किया था। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मेंडलीफ साहब ने। आगे बढ़े भाई, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, ये निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? बताओ, यानी कि नॉन फेरस, उसके अंदर लौह की मात्रा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लौह अलौह में अंतर समझना है भाई। ऑप्शन है आपका कोबाल्ट, निकल, एल्युमिनियम, फास्फोरस। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है और आप फटाक से आंसर दे बैठोगे। तो कॉमन सेंस का यूज़ करो यार और अच्छे से आंसर दो इसका, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कोबाल्ट हमारा अलौह धातु होता है कि निकल होता है कि एल्युमिनियम होता है कि फास्फोरस होता है? अलौह धातु में आपको बता दिया जिसके अंदर लोहे का जिक्र ना हो, जिसके अंदर लोहे का मिक्सचर ना हो, जिसके अंदर लोहे की ओर ना हो यानी अयस्क ना हो, तो वो हमारे अलौह धातु होते हैं। तो बताओ इनमें से क्या लग रहा है, बताओ। तो जो कोबाल्ट है उसके अंदर तो लोहे की कुछ मात्रा होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। निकल में भी लोहे की मात्रा होती है। एल्युमिनियम हमारा एक प्योर तत्व है, तो ये करेक्ट हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, फास्फोरस, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ये एल्युमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, हमारा एल्युमिनियम। तो निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? तो भैया निम्न में से हमारा जो एल्युमिनियम है वही एक अलौह धातु है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर था कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम। तो यार इससे तो ये तो साबित हो गया कि हाँ इन लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, जो कि अपना अच्छे से आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी। तो बढ़िया, ऐसे ही तैयारी करते रहो, टॉप के कॉलेजेस में आपका इंतज़ार हो रहा होगा। लो फिर जाओ काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग कब कराओगे? मान लो आपका 20-22 तक एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आया कि नहीं बताओ, मुझे बताओ एडमिट कार्ड आया कि नहीं, यानी डेट वगैरह आया कि नहीं, क्योंकि मैं अभी इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एंट्रेंस कब से है मुझे थोड़ी जानकारी नहीं उतनी ज़्यादा, बताओ। तो जब भी होगा आपका एग्ज़ाम तो वो लोग 15 से 20 दिन तो आपका ले लेंगे रिज़ल्ट निकालने में, ठीक है। मिनिमम 15 से 20 दिन लेंगे, वो मैक्सिमम भी बोल सकते हो कि 20 से 25 दिन ले लेंगे, उससे पहले तो नहीं निकालने वाले, यानी 15 से 20 दिन लेंगे। फिर उसके आपके बाद आपकी काउंसलिंग चलेगी लगभग 1 से 2 महीने, यानी आपको कॉलेज अगर काउंसलिंग कराने जाओगे तो 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने में अगर काउंसलिंग हो जा रहा है आपका, तो बहुत बच्चों को तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ही मिल जाएगा कॉलेज, वो तो जाएंगे अपना एडमिशन करा लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे अपना 2 महीने यानी कि 4th राउंड 5th राउंड कई राउंड्स तक वेट करेंगे, क्योंकि उनको अपना फेवरेट क्वेश्चन भी कॉलेज भी देखना होगा भाई। तो इसीलिए आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, कम ही टाइम रहेगा, तो अच्छे से पढ़ो और जल्दी जाके अपनी काउंसलिंग वगैरह कराओ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिक को कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं,
एक बार और क्वेश्चन बोल देते हैं कि पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है, यानी कि जो हमारे पृथ्वी की परत में अपने से ही होने वाले अकार्बनिक तत्व होते हैं या फिर यौगिक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें धातु कहते हैं कि खनिज पदार्थ कहते हैं कि अयस्क कहते हैं कि फ्लक्स कहते हैं? बताओ, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि जो हमारे पृथ्वी के परत में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले या फिर होने वाले अकार्बनिक तत्व हैं या फिर यौगिक हैं, उनको क्या बोलेंगे? तो बताओ भैया, जल्दी बताओ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो कि जैसे अगर यौगिक बोल दिया तो धातु कैसे हो सकता है, अकार्बनिक बोल दिया तो अयस्क कैसे हो सकता है, तो फ्लक्स बोल दिया तो केमिस्ट्री, तो का फिजिक्स। तो ये सब आप बताओ, ये सब नोटिस करके बताओ। तो बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ ही आंसर करेक्ट है हमारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को हम लोग खनिज पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर है भाई, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने से कौन से कारण हैं? निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या हैं? ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, ऑप्शन डी है CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। जल्दी बताओ, यहाँ पे इन चारों में से क्या होगा? और आपका आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन है, ABCD, पहला और दूसरा यानी ऑक्सीडेशन और CO2 के साथ रासायनिक क्रिया, ये दोनों सही है। कि 2 और 3 यानी रिडक्शन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया सही है। कि 3 और 4 की ये 3 और 4 सही है। कि 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो चारों में से बताओ क्या सही है। तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कारण होते हैं। पहला तो हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहला कारण है, सबको पता है कि ऑक्सीडेशन के वजह से ही हमारे आयरन पर यानी लौह पर जंग लगता है। और दूसरा रिडक्शन, नहीं भाई, रिडक्शन की वजह से नहीं लगता। ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया तो होता है ना भैया, यही तो हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया यानी ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस, ये हमारा हो जाएगा। CO2 के साथ रासायनिक क्रिया ये नहीं भैया। हमको यहाँ पे 2 ही चीज़ ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। A एंड C विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ढूंढेंगे भाई कि हमारा A एंड C है कहाँ, यानी पहला और तीसरा। पहला और दूसरा ये गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा ये भी गलत, तीसरा चौथा ये भी गलत, और पहला और तीसरा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया ये हमारा करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ऑप्शन डी जाके ये करेक्ट करके आ जाओ तो वो भी तो गलत ही हो जाएगा भाई, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑप्शन डी इसमें टिक करना है कि 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लाइक वगैरह करते रहना, लाइक में और लाइव चैट में कोई कमी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे है हमारा, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? ऑप्शन है पायराइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है हैलाइट, ऑप्शन डी है एजूराइट। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है भाई। बताओ कि किस खनिज से अयस्क से लोहा पाया जाता है? पायराइट, हेमेटाइट, हैलाइट, एजूराइट। बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास है। 5 सेकंड टाइप करने के लिए। कोई खाली तो बैठे मत रहना यार, अपना हाथ उठाओ, लाइव चैट में बताते रहो। इससे क्या होगा ना, अगर आपको एक प्रकार से क्लास वाली फीलिंग आएगी कि आप ऑफलाइन में हो, और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि हम लोग कितने पानी में हैं, अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो बताओ, बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कल परसों भी कर चुके थे।
इस ऐसे टाइप का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा हेमेटाइट होता है वही खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट से ही खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है। ये एक ऐसा खनिज अयस्क होता है हेमेटाइट, जिससे हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। तो हेमेटाइट हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि मैक्सिमम ऑफ द बच्चे दे भी रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हेमेटाइट। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो भाई कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हाँ बच्चे मज़े कर रहे हैं, उनको लेक्चर लेने में मज़ा आ रहा है। आप कमेंट किया करो, लाइव चैट अगर नहीं करना चाहते तो आप कमेंट किया करो। कमेंट का भी वहीं बगल में ही ऑप्शन है, तो कमेंट भी कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं अपना, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्या क्या है? वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। ऑप्शन है अपचयन, ऑप्शन बी है पॉलीमरीकरण यानी कि पॉलीमरीकरण, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है संघनन। चारों में से बताओ क्या करेक्ट होगा, जल्दी बताओ। कि जो वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए होता है? अपचयन मतलब होता है रिडक्शन, इंग्लिश बच्चों वालों के लिए मैं बता दूं ताकि वो लोग कन्फ्यूज़ ना हो आंसर देने के लिए। बाकी सब तो आपका लगभग इंग्लिश में है कि पॉलीमरीकरण पॉलीमरीकरण, ऑक्सीकरण, संघनन। इन चारों में से बताओ क्या करेक्ट होगा कि वात्या भट्टी का प्रयोग किस लिए करते हैं। ABCD में से आपका आंसर देना आना चाहिए। अगर अपचयन यानी रिडक्शन नहीं लिख पा रहे हो तो A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो, D लिख दो, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर बहुत बच्चे करेक्ट दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपचयन, रिडक्शन। तो वात्या भट्टी में प्रयोग होता है निम्नलिखित अपचयन के लिए। तो जो वात्या भट्टी में प्रयोग होता है रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि यार आप लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम हमारे पास है भी नहीं। क्वेश्चन है वाल्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? बताओ। कार्बन, सिलिका, चूना, कार्बन मोनोऑक्साइड। चार ऑप्शन है आपके पास कि कार्बन, सिलिका, चूना, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाल्या भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड का उपचयित होता है? चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं, आप आंसर बताओ। आप फटाक से आंसर बताओ, के पास 5 सेकंड है। ये क्वेश्चन तो जो टॉपर बच्चे होंगे ना, जो टॉपर बच्चे होंगे हमारे, इन जितने भी इस टाइम लाइव देख रहे हैं उनमें भी टॉपर बच्चे जो होंगे, वैसे तो सारे के सारे टॉपर होने वाले हैं, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं वो बता पाएंगे इसका आंसर। फटाक से बताओ कि वाल्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो इसका आंसर होगा भैया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों आप गलत आंसर दे रहे हो? ऑप्शन ए क्यों दे रहे हो? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला CO। तो जो कार्बन ऑक्साइड होता है वही उपचयित होता है किसमें से? वाल्या भट्टी में से। जब किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वाल्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही वाल्या भट्टी में से ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड उपचयित हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत बच्चे सही दिए हैं लेकिन कुछ बच्चे गलत भी दिए हैं, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो रही तो आप कमेंट कर देना, लाइव चैट नहीं, कमेंट करना। मैं एक लेक्चर, सेपरेट लेक्चर बना दूंगा इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग, ये यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक ही हो गया, टाइपिंग मिस्टेक ही हो गया। अब यहाँ पे बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किससे होता है ये होना चाहिए। यहाँ पे की लिख के भाई ने छोड़ दिया है, बट कोई नहीं, होता है, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। तो बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किससे होता है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है क्रोमियम। जल्दी बताओ इन चारों में से क्या आंसर होगा कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किससे होता है? कि भैया एल्युमिनियम से होता है, कि इस्पात से होगा, कि नाइट्रोजन से होगा, कि क्रोमियम से होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन जा रहा है।
मैं 4 चीज़ बोला भाई कि सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बताओ क्या होगा, ABCD में से क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इस्पात। क्या हो जाएगा? इस्पात। तो बेशेमर प्रक्रिया में हम लोग, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात से होता है। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना के दिखा देता हूँ ताकि बच्चे को कन्फर्म हो जाए कि आंसर हमारा एग्जैक्टली है क्या। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं ही भाई, हम आपको पढ़ के बता देंगे। कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित कार्य किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए देख के मैं देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कार्य के लिए किया जाता है। मैं बोल दे रहा हूँ, समझ लो। कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। वो कार्य क्या हो सकते हैं? उर्वरक, पेंट, औषधि, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से किस चीज़ में हम लोग कोरंडम का प्रयोग करते हैं? किसका कोरंडम का प्रयोग करते हैं? किस में? उर्वरक, पेंट, औषधि, इनमें से कोई नहीं। चारों में से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। काफ़ी ज़्यादा सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन याद करने वाले क्वेश्चन है। इसमें आप कहाँ से कुछ भी न्यूमेरिकल लगाओगे, बिना याद किए तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बताओ कि कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है, यानी किस कार्य के लिए हम लोग कोरंडम का प्रयोग करते हैं? बताओ किस कार्य के लिए हम लोग कोरंडम का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पेंट बनाने के लिए, पेंट के लिए हम लोग कोरंडम का प्रयोग करते हैं। अगर पेंट आ गया तो आप ऑप्शन में ढूंढना कोरंडम कहाँ लिखा है। अगर कोरंडम आ गया तो आप लोग ऑप्शन में ढूंढना पेंट कहाँ लिखा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की पेंट, कोरंडम का प्रयोग पेंट के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। चारों में से बताओ क्या होगा, बताओ। यानी स्वतंत्र मतलब फ्री स्टेट में पाया जाता है। चार ऑप्शन है कि आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। चारों में से बताओ क्या करेक्ट हो सकता है? इन चारों में से कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट स्वतंत्र अवस्था यानी फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो इसका आंसर बहुत बच्चे करेक्ट दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है भाई, जल्दी बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है सल्फ़र। क्या है? इसका आंसर है सल्फ़र। तो जो सल्फ़र होता है एक ऐसा एलिमेंट होता है ना जो कि हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अगर इन चारों में हम लोग कंपेयर करें। वहीं आयोडीन नहीं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम नहीं, फास्फोरस नहीं। जो सल्फ़र होता है वो हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छा सा समझ में आ गया इसका आंसर क्या है? तो लाइव चैट में कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? बताओ। ऑप्शन है एल्युमिनियम कास्टिक एल्कली नहीं घुलता, सोडियम मेटा एक्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चार ऑप्शन है, बताओ कि एल्युमिनियम कास्टिक एल्कली में नहीं घुलता, कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी बताओ कि एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? चार ऑप्शन है आपके पास ABCD, जल्दी बताओ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको देते हैं हम लोग,
5 सेकंड का टाइम, जल्दी से पढ़ लो एक बार और बताओ इसका आंसर क्या होता है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ कि एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। बताओ 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 बताओ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाओगे तो भैया कैसे काम चलेगा। आप ही बताओ। आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए ना, टॉप के कॉलेजेस जैसे आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चाहिए ना, जीपीएल, इसका जीपीएल का एक और फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन करो। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मान लो आप मिर्ज़ापुर भी मान सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज हो जाता है आपका अगर देखो तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर भी इतने आसानी से नहीं मिलता। और मिर्ज़ापुर कॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूँ ना, अगर आप बनारस से हो, इलाहाबाद से हो, भदोही से हो, जौनपुर से हो, ठीक है, तो इन चारों के लिए आपका ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मिर्ज़ापुर वाला है, क्योंकि इन चारों कॉलेज में है ही नहीं आपका इलेक्ट्रिकल बॉयज़ के लिए। एक मजे की बात बता दूँ, ठीक है, मैं भी जब था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। आपके बनारस में नहीं है, आपके जौनपुर में भी नहीं है, आपके भदोही में भी नहीं, आपके इलाहाबाद में भी नहीं है, अगर हंडिया पॉलिटेक्निक को छोड़ दें, वो एडेड है। तो इन चारों में से आपका बताओ क्या करेक्ट होगा। क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है, वो है हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के ही कारण हमारा एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में इसी की रचना के कारण विलय होता है। तो हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, करेक्ट है, अच्छे समझ में आ रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत इजी क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर रखा है। पारा का अयस्क है, बताओ पारा का अयस्क, पारा का और क्या है। ऑप्शन है गैलेना, ऑप्शन बी है कैलोमाइट, ऑप्शन सी है कैलोमल, ऑप्शन डी है पेटसाइट। इन चारों में से बताओ क्या करेक्ट हो सकता है आपका। बताओ कि पारा की क्या, पारा का किस चीज़ का अयस्क है, पारा का अयस्क क्या है, गैलेना है कि कैलोमाइट है कि कैलोमल है कि पेटसाइट है। चारों में से बताओ, चारों में से बताओ क्या करेक्ट होगा भैया। बताओ बताओ बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुक्का ही मार दो तो भी सही हो जाएगा। चलो आज जिसको नहीं आ रहा है वो तुक्का मारो, ऑप्शन ए बी सी डी में से कुछ भी लिख दो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तुक्के का प्रैक्टिस होगा आज, ठीक है, तुक्के का प्रैक्टिस आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपको नहीं आता तो भी टाइप कर दो, मैं उसके बाद आपको आंसर बताता हूँ। अगर करेक्ट निकल जाएगा तो मान लेना कि हाँ भैया आपका लक नंबर 1 का है, आपका लक नंबर 1 का है। तो इसका आंसर होगा कैलोमल। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि पारा का अयस्क कैलोमल होता है। क्या होता है, पारा का अयस्क कैलोमल होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चों का करेक्ट है। और भैया जो तुक्के वाले जो बी लिख रहे हो कुछ लोग, भैया सुधर जाओ, आपका लक नहीं सही, आप अनलकी टाइप के हो थोड़े से, ठीक है। तो वहाँ पे तो ट्राई भी मत करना है सब, इसलिए अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैलोमल हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो आगे के हमारे हैं। क्वेश्चन है अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही हमको करना पड़ेगा, काफ़ी इजी सा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेरेटाइट, आयरन पाइराइट, 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन में से बताओ क्या होगा कि अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट कि आयरन पाइराइट। चारों में से बताओ क्या होगा, चारों में से बताओ भाई क्या होगा। इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी में से क्या होगा। काफ़ी देर से आज ही मैंने अभी 1 या 2 क्वेश्चन में आयरन यानी लोहे से डिस्कशन, अयस्क वाले से डिस्कशन हो गया है इसका। तो आप बताओ कि हेमेटाइट होगा कि मैग्नेटाइट होगा। इन्हीं दोनों में से बता दो तो भी मैं मान जाऊँ। तो बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। तो ए देख लेते हैं, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट ही हमारा असली आंसर है, सही आंसर है कि जो हमारा हेमेटाइट होता है ना, वही अधिकांश लोहे से निम्न इसी में से प्राप्त किए जाते हैं। तो हेमेटाइट अयस्क से ही हमारे अधिकांश लोहे प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत बच्चे करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं भाई, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्या भट्टी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं में उत्पादित लोहा, जो वात्या भट्टी में हमारा उत्पादित लोहा होता है वो क्या होता है? कच्चा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, स्टेनलेस स्टील होती है कि स्टील होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ। स्टेनलेस स्टील तो नहीं हो सकता, स्टील भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से आप जल्दी से बताओ कि कच्चा लोहा होता है कि पिटवा लोहा होता है, जो वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एमी वेवंटा स्टाइल में थोड़ा सा रैप टाइप में हो गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड से बोल दिया। जल्दी बताओ कि कच्चा लोहा कि पिटवा लोहा, इन दोनों में से क्या करेक्ट होगा? इन चारों में से क्या करेक्ट होगा? ABCD में से क्या करेक्ट आंसर है? जल्दी बताओ, के पास है मात्र 5 सेकेंड जो कि आपका बीत चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर है भैया कि कच्चा लोहा। इसका आंसर क्या है? कच्चा लोहा। तो वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा क्या होता है? कच्चा लोहा। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो कच्चा लोहा ठोक के आ जाना गर्व के साथ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा क्या होता है? हमारा कच्चा लोहा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बच्चे करेक्ट आंसर दे भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार कि आप सेशन के लास्ट तक जुड़े हो, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो। तो मैं तो हमेशा यही, आपकी मेहनत तो आपके साथ है भी, बट मैं यही भगवान से दुआ करूँगा कि यार आपको टॉप के कॉलेज जो आप चाहते हो वो आप पा जाओ, क्योंकि आप इतना मेहनत जो कर रहे हो यार, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। ऑप्शंस हैं क्वार्टज और अभ्रक, ऑप्शन बी बालू और सिल्ट, ऑप्शन सी है बालू और सिलिकेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि बालू किस चीज़, जो हमारा कांच होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है? ऑप्शन ABCD आपके सामने है, जल्दी बताओ। सैंड सिलिकेट की, सैंड सिल्ट की, क्वार्टज और अभ्रक का, इन बताओ चारों में। ओके, इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से बताओ क्या आंसर हो सकता है आपका। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बहुत बच्चे करेक्ट दे रहे हैं और उन लोग का करेक्ट भी है भाई। बहुत बच्चे आंसर सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन ए भी बता रहे हैं और कुछ भी बता रहे हैं। बट करेक्ट आंसर जो है ना वो मैं बता दूं, जो हमारा कांच होता है ना, जो हमारा ग्लास होता है, जो मिरर होता है, वो हमारा बालू और सिलिकेट का मिक्सचर होता है। बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है या फिर मिक्सचर होता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है जो हमारा कांच होता है। और ये क्वेश्चन को एक प्रकार से और वो बना सकता है कि बोल दिया कि कांच क्या है। क्या बोल दिया कि कांच क्या है? क्या है? ऑप्शन दे देगा तत्व है कि यौगिक है कि क्या है, और एक ऑप्शन देगा कि मिश्रण है। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो कांच एक मिश्रण होता है। ऑप्शन बी आप वहाँ पे टिक करके आ जाओगे। इतना तो आप समझ ही रहे हो और आप यहाँ पे हम लोग का सेशन अटेंड कर रहे हो, तो ये सब आपको अच्छे से आता ही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि बालू और सिलिकेट का ये मिक्सचर होता है हमारा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से इसका क्वेश्चन कराएं कि ना कराएं, इतना आसान, इतना सिंपल कि यार मैं क्या बताऊँ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट डाउन कर दो। जल्दी बताओ कि हेमेटाइट अयस्क है। बताओ किस चीज़ का अयस्क है, किस और है ये, बताओ इसके अंदर क्या पाया जाता है। Cu यानी कॉपर पाया जाता है, Al मतलब एल्युमिनियम की, Fe मतलब फेरस, कि इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत, यानी इससे सिंपल क्वेश्चन तो आज मुझे लगता है आज के सेट में है ही नहीं, इतना ज़्यादा सिंपल है। हेमेटाइट अयस्क है तो आंसर होगा ऑप्शन सी फेरस। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चों का करेक्ट है। Fe, तो Fe विल बी द करेक्ट आंसर। Fe विल बी द करेक्ट आंसर। तो हेमेटाइट अयस्क है किस चीज़ का? Fe का, यानी फेरस, या फिर बोल सकते हो आयरन। तो काफ़ी बच्चों का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन तो हेमेटाइट का ना भाई इतना ज़्यादा रिपीट हो गया, इतना ज़्यादा यहीं पर रिपीट हो रहा है, तो आपके जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें तो एकदम कन्फर्म में आ ही जाएगा हेमेटाइट और लोहा, आयरन वायरन से रिलेटेड। तो हेमेटाइट का अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क है लोहे का, ठीक है, Fe का, फेरस का। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। बताओ, यानी कि जब कभी भी हम
जब कभी भी हम स्टील को ज़्यादा लाल करते हैं, यानी बिल्कुल गर्म करके लाल कर देते हैं, ठीक है, गर्म करके लाल कर देते हैं, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? मैं इंग्लिश में भी बता दिया आपको, हिंदी में भी बता दिया। इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, व्हेन द स्टील इज़ रेड हॉट एंड आफ्टर दैट इट इज़ बीइंग कोल्ड स्लोली देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। बताओ, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन है अनिलन, बी है समन, ऑप्शन सी है मृदुकरण, ऑप्शन डी है प्रगलन। बताओ इन चार ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा कि जब कभी भी हम किसी इस्पात या फिर बोल सकते हो स्टील को सुर्ख लाल गर्म करते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया या फिर यह प्रोसेस क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है कि अनिलन। अनिलन हमारा ही एक ऐसा प्रोसेस होता है। अनिलन अगर बताऊँ मैं, तो अनिलन ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब कभी भी हम अपने स्टील को बहुत ज़्यादा गर्म कर दें, इतना गर्म कर दें कि वो लाल हो जाए, फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग अनिलन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि क्या बोल रहा है कि जब कभी इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रोसेस या फिर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन ए अनिलन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनिलन। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बता रहे हो, इतने अच्छे तरीके से आप लोग याद किए हो, तैयार किए हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से अपने ऐप के बारे में देख लेते हैं, पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन। तो जो पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन पर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो। फ्री टेस्ट रहेंगे, इवन आपको फ्री में मिल सकते हैं कुछ टेस्ट, तो आप वहाँ पे टेस्ट दो और टेस्ट दे दोगे वहाँ पे, फिर टेस्ट देने के बाद आप अपना रैंक देख सकते हो, आप हो कहाँ, कंपटीशन में खड़े कहाँ हो रहे हो। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे डाउनलोड करो और डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग दो। ठीक है, और आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म होने से पहले आप एक कमेंट ज़रूर करके जाओगे, ठीक है, क्योंकि कमेंट रहता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ठीक है भाई, इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। धन्यवाद अभी तक बनने के लिए जितने लोग बने हुए थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आज का सेशन अटेंड करने के बाद। आपको मज़ा आया कि नहीं? आप भी कमेंट डाउन करो। अगर आपको मज़ा आया तो आप कमेंट डाउन करो। ठीक है, लाइव चैट नहीं, कमेंट कर देना, क्योंकि लाइव चैट तो एक बार को हट भी जाएगा, कमेंट नहीं हटता। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा है आज का लेक्चर लेने में, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर मिला है तो मेक श्योर आप कमेंट करो। ठीक है, इसी के साथ रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है, रखते हैं। धन्यवाद।